नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 33 स्टार्ट करने लगे आरबीसीज अनीमिया और साथ में पॉलीसाइथेमिया। इनको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले फंक्शन जो ब्लड आते होते हैं आपका एलो है, ठीक है। तो हम बताएंगे ब्लड ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है हमारे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन वगैरह जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, लाइक ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन से बन रहे होते हैं, वो हमें ट्रांसपोर्ट करवा के आगे वेस्ट को एक्सक्रीट करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्लड प्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहा होता है, कैसे डब्ल्यूबीसीज वगैरह ब्लड के अंदर ही आते हैं ना, देखिए आरबीसी डब्ल्यूबीसी और साथ में प्लेटलेट। और डब्ल्यूबीसी होते हैं हमारे पास वो जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म वगैरह आ रहे हैं ना, उनको किल करवा देते हैं। उसके बाद हमारे पास वो एंटीबॉडीज बॉडीज बना रहे होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजन वगैरह को। प्लेटलेट होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग करवा के हमारे वाउंड हीलिंग के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये रेगुलेशन करवा रहे होते हैं हमारे पास पीएच की, वाटर की, उसके बाद डिफरेंट आयंस की, सल्यूट्स की, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड हमारा एक सेकंड एलो है, ठीक है। ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा होता है, साथ में फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। अगर हम प्लाज्मा की बात करेंगे तो वो डिफरेंट समथिंग लेकिन फॉर्म्ड एलिमेंट में आ जाएगी हमारे पास एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और साथ में प्लेटलेट, मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी साथ में प्लेटलेट, ठीक है। अब आरबीसीज को डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे आरबीसीज क्या काम होता है। इन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। मेन काम होता है इनका ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन कैरी करना, तो मेन आरबीसीज का फंक्शन हो गया ऑक्सीजन कैरी करना, ठीक है। हम बताएंगे हमारे पास आरबीसीज के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर हम बताएंगे जो हीमोग्लोबिन होती है ना, वो आरबीसीज के अंदर इनक्लोज हुई होती है, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 3% जो हमारे पास, वो देखिए हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है ना, लेकिन ये हमारे पास डिफरेंट सर्कुलेटरी फ्लूइड से अलग है, क्योंकि ये हमारे पास आरबीसीज के अंदर पैक होती है, ये फ्रीली मतलब नहीं घूम फिरी होती है। लाइक डिफरेंट बॉडी के प्रोटीन होते हैं ना, वो हमारे पास कैपिलरीज वगैरह से लीक होके वो वापस किडनी की तक जाते हैं, वहाँ से फिल्ट्रेट वगैरह। लेकिन आरबीसीज के साथ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम बताएंगे आरबीसीज के अंदर कि हमारे पास पड़े होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। अब इस कार्बोनिक अनहाइड्रेज का काम होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ना कार्बोनिक एसिड बना देना होता है। लाइक अब देखें, अब मेरा ये एक टिशू था, इस टिशू के अंदर ना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, ठीक है। अब मेरे पास आरबीसीज आएगा, इस टिशू के पास ये लंग्स है मेरे पास, ठीक है। अब लंग्स के अंदर क्या है, हमारे पास ऑक्सीजनेशन होती है, मतलब यहाँ पे O2 ज़्यादा है। मेरे पास जहाँ पे मेरी बॉडी में काम हो रहा है ना, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो आरबीसीज आएगा, मतलब ठीक है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन लेके आएगा। अब वहाँ यहाँ पे आके क्या कराएगा, हमारे पास कार्बोनिक अनहाइड्रेज को एक्टिवेट करेगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के हमारे पास कार्बोनिक एसिड बना देंगे, ठीक है, H2CO3। अब यहाँ पे देखें कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बाउंड करेगी और वो अब ये आरबीसीज के साथ मूव करेगी लंग्स के पास। अब लंग्स के पास वापस जाके ये डाइसोसिएट होगी। डाइसोसिएशन के बाद क्या होगा कि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे उतर जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और ये वाली ऑक्सीजन वापस बाइंड कर जाएगी आरबीसीज के साथ। इस तरह की साइकिल चलती है, मतलब ऑक्सीजन लोड हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अनलोडिंग होती है। ये हमारे पास मैकेनिज्म यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद हम बताएंगे हमारे पास हीमोग्लोबिन एसिड बेस बफर के तौर पे काम कर रही होती है। आरबीसीज की शेप की बात करेंगे, बाइकनकेव शेप होती है, 7.8 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है, थिकनेस तकरीबन 2.5 माइक्रोमीटर कह सकते हैं, ठीक है। और ये बाइकनकेव शेप तकरीबन इस तरह की आ सकती है, लाइक अगर आपने देखी हो। हम बताएंगे तकरीबन इसका 90 क्यूबिक मीटर माइक्रोमीटर इसका ना वॉल्यूम होता है तकरीबन, ठीक है, 90, जिसे हम MCV भी कहते हैं। शेप की बात देखें, आरबीसी होता है ना, तो यहाँ देखें ये कैपिलरीज है, मतलब कैपिलरीज की ना लाइनिंग है, यहाँ के दरमियान ना पोर्स वगैरह होते हैं। इनमें से आरबीसी जब ये इस शेप से गुजरेगा तो नहीं गुजर पाएगा ना, तो वो स्क्वीज करके गुजरता है, बस शेप आ गया, अपनी शेप थोड़ी सी चेंज कर लेता है ताकि टूट ना जाए। आरबीसी में तकरीबन कंसंट्रेशन मेल के अंदर होती है 5.2 मिलियन कह सकते हैं, फीमेल में 4.7 मिलियन कह सकते हैं, ऊपर नीचे थोड़ी सी हो सकते हैं वैल्यूज़ ना। क्वांटिटी हीमोग्लोबिन की बताएंगे तो तकरीबन 34 ग्राम पर 100 ml ऑफ सेल्स, तकरीबन हम ये बता देंगे, ये सारे MC का। उसके बाद हम बताएंगे हमारे पास जो होल ब्लड होता है मैन के अंदर तकरीबन 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml प्रेजेंट होती है, और वुमेन के अंदर ये हमारे पास 14 ग्राम होती है। और तकरीबन इनकी वैल्यू सारे MCQs हैं, ओके। उसके बाद आपने मूव करना है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तकरीबन जो ईच ग्राम होता है ना हीमोग्लोबिन का, वो तकरीबन बाइंड करता है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, जब वो 100% सैचुरेटेड होती है। बस यहाँ पे एक MCQ ये था। और प्रोडक्शन ऑफ अब आरबीसीज की तरफ चले जाएंगे कि जो आरबीसी होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट जब अर्ली वीक्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं तब योग सेक्स से बन रहे होते हैं। जब हमारे पास थर्ड ट्राइमेस्टर हो जाता है ना गेस्टेशन का, तब हमारे पास लीवर किससे बनते हैं, हमारे पास आरबीसी वगैरह ना। उसके बाद हम बताएंगे जब हमारे पास थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद की बात करेंगे, तो जो लास्ट मंथ होता है ना गेस्टेशन वगैरह का, बर्थ के बाद, तब हमारे पास बर्थ से पहले भी और बर्थ के बाद भी, और हम कहेंगे ये बोन मैरो से बन होते हैं आरबीसी वगैरह ना। तो उसके बाद हम बताएंगे कि हमारे पास मेल, उसके बाद ना जब बच्चा 5 ईयर्स का होता है तो तकरीबन सारी मिडुलरी कैविटीज ऑफ ऑल लॉन्ग बोन्स बना रही होती हैं आरबीसी। और जब हमारे पास हो जाएगा ना बच्चा 20 ईयर्स का, तो तकरीबन ह्यूमरस और टिबिया जो लॉन्ग बोन रह जाती है ना, मतलब बाजू की, और हमारे पास टांग की बोन जो लॉन्ग बोन है, वहाँ से आरबीसीज बनेंगे वगैरह ना। उसके बाद हम बताएंगे टाइप ऑफ बोन मैरो, ये भी येलो है तकरीबन। हम बताएंगे एक रेड मैरो होता है, एक येलो मैरो होता है। अब रेड वाला का ना उसके अंदर क्या होता है, आरबीसीज वगैरह होते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टेम सेल्स वगैरह पड़े होते हैं जिन्होंने अभी रेप्लिकेट करके न्यू आरबीसीज वगैरह बनाने होते हैं। अब रेड मैरो से WBCs आरबीसीज, उसके बाद प्लेटलेट, लिम्फोसाइट्स वगैरह सारे रेड मैरो से बन रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो येलो मैरो की बात करेंगे तो येलो मैरो में
बताएंगे ये हमारे पास मोस्टली इसमें फैट वगैरह अकुमुलेट हो रही होती है। यहाँ पे मतलब यहाँ से फैट सेल्स वगैरह मेनली जो होते हैं ना मतलब वो अकुमुलेट होने लग जाते हैं। उसके बाद हम बताएंगे जेनेसिस ऑफ आरबीसी। तो यहाँ से मैं आपको एक छोटी सी आरबीसी की जेनेसिस करवाता हूँ। ये जेनेसिस नहीं है, बस जस्ट फॉर्मेशन है डिफरेंट आरबीसी की। मतलब एक हमारे पास स्टेम सेल होता है, उससे डिफरेंट हमारे पास जनरेशन ऑफ मतलब कैसे बन जाती हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ। ये इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले हमारे पास एक सेल होता है जिसे हम कहते हैं मल्टीपोटेंट ह्यूमोबोटिक स्टेम सेल। अब इस स्टेम सेल में डिवाइड होना तो हमारे पास पहले दो चीज़ों में कह सकते हैं। सबसे पहले ये बनेगा हमारे पास क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट सप्लीन। क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट सप्लीन है, आगे हमारे पास ब्लास्ट बनाना है, क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट। वहाँ से आगे हमारे पास क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट बनेगा, फिर एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी ऐसे बन जाएंगे। उसके बाद क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट जो सप्लीन था, इससे हमारे पास दो चीज़ें बननी है, ग्रैनुलोसाइट। क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट और मोनोसाइट, और ये हमारे पास आ जाएगा साथ में हमारे पास ठीक है क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकार्योसाइट। अब जो हमारे पास ग्रैनुलोसाइट और मोनोसाइट है ना, यहाँ से हमारे पास वो डब्ल्यूबीसी वगैरह बने हैं। मतलब हमारे पास ठीक है ग्रैनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, यूजोफिल और बेसोफिल आ जाएंगे, और मोनोसाइट्स में हम बताएंगे मोनोसाइट्स ही आएंगे। और जो क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट सप्लीन था ना, यहाँ से एक और आ रहा था क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकार्योसाइट, यहाँ से प्लेटलेट मेगाकार्योसाइट्स को ही प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे ये तो हमारे पास आरबीसीज बन गए, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट वगैरह बन गए। तब क्या होता है हमारे पास जो हमारे पास स्टेम सेल होता है ना, वहाँ से एक आता है, यहाँ से और स्टेम सेल्स भी बनते हैं, और एक प्रीकर्सर सेल मतलब लिम्फोइड स्टेम सेल बनते हैं। लिम्फोइड स्टेम सेल से अब टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बनते हैं। ये हमारे पास एक क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट स्टेम सेल से बन रहा है। ठीक है, अब जेनेसिस ऑफ आरबीसी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेनली ये जो आपने लिखी हुई है वैल्यूज़ आपने खुद देख लेनी है। अगर नीम्स ब्लड फिजियोलॉजी पढ़ी है तो वहाँ पे ये एक्सप्लेन अच्छे तरीके से है कि हमारे पास जेनेसिस ऑफ आरबीसी में हम बताएंगे सबसे पहले प्रो इथ्रोब्लास्ट होता है। इथ्रोब्लास्ट प्रो जो हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाता है बेसोफिलिक इथ्रोब्लास्ट के अंदर, ये आगे पॉलीक्रोमेटोफिल इथ्रोब्लास्ट, फिर ये ऑर्थोक्रोमेटिक, और साथ में फिर रेटिकुलोसाइट वगैरह की फॉर्मेशन होने लग जाती है, और वहाँ से रेटिकुलोसाइट से इथ्रोसाइट बनते हैं। ये प्रॉपर आपका नीम्स ब्लड फिजियोलॉजी में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये थोड़ी सी वैल्यूज़ हैं जो मतलब प्रो इथ्रोब्लास्ट तकरीबन उसका साइज़ क्या होगा, ये साइज़ छोटा छोटा होता जाएगा। अब मैं थोड़ा सा बुक रीडिंग में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सबसे पहले हमारे पास एक होता है क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट जो स्टेम सेल होता है, बल्कि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। अब इस स्टेम सेल से हमारे पास डिफरेंट सेल लीनेज वगैरह बन रही होती हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास इथ्रोसाइट बन रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे अब जो ये ग्रोथ होनी होती है ना, इस ग्रोथ को ग्रोथ इंड्यूसर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। उनकी एग्जाम्पल के अंदर एक ग्रोथ इंड्यूसर को आपको बताऊँ कि हमारे पास होता है, हमारे पास 4 मेजर ग्रोथ इंड्यूसर्स हैं। उनमें मेन जो होता है ना इंटरल्यूकिन 3 होता है। ये प्रमोट कर रहा था ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मतलब तकरीबन ये सारी इतनी वैरायटी ऑफ सेल है ना, इनकी मतलब अगर हम बात करेंगे ना ग्रोथ को कंट्रोल करवा रहा है मेरे पास ये इंटरल्यूकिन 3। ठीक है, कुछ होते हैं ग्रोथ इंड्यूसर्स जो ये ग्रोथ करवा रहे हैं। ठीक है, कुछ होते हैं डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स जो आगे प्रो इससे डिफरेंशिएट करवा के प्रॉपर हमारे पास इरिथ्रोब्लास्ट वगैरह इरिथ्रोसाइट वगैरह बना रहे हैं। उन ये हमारे पास ये बताया गया। उसके बाद ये स्टेजेस ऑफ मतलब जो आपके पास मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, यहाँ पे बिल्कुल सेम यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपने जस्ट रीड दे लेनी है। उसके बाद बताएंगे इरिथ्रोपोइटिन के फंक्शन। इरिथ्रोपोइटिन मतलब मेन काम होता है इसका आरबीसी सेंसिटिव बनाना। ठीक है, सेंसिस करवाना है ना। उसके बताएंगे एडिक्यूट नंबर ऑफ आरबीसी हमारे पास ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं सर्कुलेशन वगैरह के अंदर, जो कि ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन वगैरह को ना। लेकिन वो बता रहा है कि लेकिन सेल्स डू नॉट बिकम सो, मतलब सेल्स इतने ज़्यादा नहीं हो जाते कि वो सर्कुलेशन को ही ब्लॉक करवा देना। तो मेन चीज़ होता है जो मतलब इरिथ्रोपोइटिन होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब भी हमारे पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है ना, मेनली कब जब हम मतलब कोई माउंटेन वगैरह असेंड करते हैं, लाइक ये माउंटेन थी, अब कोई बंदा यहाँ पे असेंड करके ऊपर गया। ठीक है, माउंटेन पे जाके उसे ऑक्सीजन कम मिलेगी। ऑक्सीजन कम मिलेगी ना, मतलब उसकी बॉडी में ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से ना किडनी उसकी सेंस करेंगी, और वो आगे ना हमारे पास इरिथ्रोपोइटिन की सेंसिस करना स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, अब ये फैक्टर्स हैं जो डिग्री मतलब जिनमें ऑक्सीजन कम होती है और इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होने लग जाता है। लाइक देखिए सबसे पहले हमारे पास जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा ना, ब्लड वॉल्यूम कम है तो हमारे पास इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा। उसके बाद हम जाएंगे एनीमिया हो जाए, जब मतलब आरबीसी वगैरह कम हो जाए, वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम हीमोग्लोबिन जब कम हो जाए या ब्लड फ्लो कम हो जाए, हमारे पास कोई पल्मोनरी लंग्स की कोई डिजीज़ है, जब ये सारा कुछ होगा ना कम, तो ऑक्सीजनेशन कम हो जाएगी, हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी। ऑक्सीजन कम मिलेगी ना तो हमारे पास टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलेगी। टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलेगी ना तो किडनी को भी ऑक्सीजन कम मिल रही होगी। फिर किडनी हमारे पास लीड करवाएगी इरिथ्रोपोइटिन को, इरिथ्रोपोइटिन आगे फिर हमारे पास स्टेम सेल्स को कहेगा वो डिफरेंशिएट हो और नए नए आरबीसी बनाए। तो ये पूरा आपके पास साइकिल आती है, और मेन आपको ऐसी कहता है फैक्टर्स जो कंट्रोल करवाते हैं और इरिथ्रोपोइटिन की सेक्रेशन को। ठीक है, उसके बाद बताएंगे हमारे पास टिश्यू ऑक्सीजनेशन के अंदर मैंने आपको ये सारे बता दिया है। उसमें कंडीशन जिनके अंदर ऑक्सीजन कम होती है, लाइक मतलब इंक्रीज, जब ऑक्सीजन कम होगी तो आरबीसी इंक्रीज होने लग जाएंगे। ठीक है, उसके बताएंगे जब बोन मैरो हमारे पास प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट ऑफ आरबीसी वगैरह। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे आल्सो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ, जब बोन मैरो हो जाती है या एक्सरे हम थेरेपी करवा लेते हैं, तो इन सारी कंडीशंस के अंदर टिश्यू ऑक्सीजनेशन कम हो रही है। हम बताएंगे
बताएंगे जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जो मैंने बताया पहाड़ी वगैरह असेंड करते हैं ना, पहाड़ी वगैरह पे जाते हैं, तब मेनली क्या हो रहा है हमारे पास कि जो टिश्यू की वहाँ पे ऑक्सीजन होती है ना वो बहुत कम होती है। अब जो इनसफिशिएंट आरबीसी जब हमारे पास इनसफिशिएंट ऑक्सीजन जाएगी ना हमारे पास बॉडी को, तो बॉडी क्या करेगी, हमारे पास सेंस करेगी और रिलीज करने लग जाएगी हमारे पास क्या, एरिथ्रोपोइटिन, जिसके नतीजे में हमारे पास आरबीसी बनेंगे जो कि हमारे पास ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करे होंगे। ठीक है, उसके बाद ये चंद चीज़ें कुछ खास नहीं है। हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, विच मतलब देखिए हाइपोक्सिया मैंने आपको पहले बताया था ऑक्सीजन कम मिलेगी टिश्यूज़ के अंदर, तो तब हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन होती है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है, 34,000 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये हमारे पास रिलीज होगी। ठीक है, अब एरिथ्रोपोइटिन मेनली कहाँ से बनी होगी, किडनी से बन रहे हो, तकरीबन 90% जो एरिथ्रोपोइटिन बनती है ना वो किडनी से बन रही होती है। ठीक है, और तकरीबन हम बता रहे हैं मतलब सम स्टडीज़ में बताया गया जो एरिथ्रोपोइटिन जो होती है ना मेनली हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट लाइक इंटरस्टिशियल सेल की एमसी को आ सकता है, तो अपनी याद रखना ये कहाँ से बन रही होती है, ये मेनली किडनी के अंदर होते हैं, रीनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये जो कि एरिथ्रोपोइटिन को सिक्रिएट करवा रहे होते हैं। उसके बाद बताएंगे जो रीनल टिश्यू हाइपोक्सिया होते हैं, जब देखें जब किडनी को कम मिलेगा ना मतलब ऑक्सीजन, तो वो रिलीज करवाएगी हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1। अब जो HIF1 होते हैं ना हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1, ये हमारे पास बाइंड करेगा हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ, जो कि आगे हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन के अंदर होता है और आगे वो ट्रांसक्रिप्शन वगैरह करवाएगा और एरिथ्रोपोइटिन सेंसिस करवा रहा होगा, तो ये सेंसिस को अपने अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमने बताना कि जो डिफरेंट टाइम्स के ना हाइपोक्सिया मेनली वो कह रहा है कि हाइपोक्सिया के अंदर क्या होगा, किडनी से ही नहीं बन रहा होता मतलब एरिथ्रोपोइटिन वगैरह ना, तो हम बताएंगे जब लाइक हमारे पास वो बता रहा है कि नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड सेवरल प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन को सिक्रीट करवाने को प्रोडक्शन को स्टार्ट करवा सकते हैं। वो बता रहे हैं तकरीबन क्या होता है कि अगर हमारे पास हम दोनों किडनीज को रिमूव करवा देते हैं तो हमारे पास हाइपोक्सिया का बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि देखें हाइपोक्सिया को सेंस करना होता है ये वाले फैक्टर ने। ठीक है, अब ये फैक्टर बाइंड करता है कहाँ पे, किडनीज के ऊपर ही जाके बाइंड करता है, वहाँ पे हमारे पास रिलीज करवाता है हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन वगैरह, तो आपने ये चीज़ याद रख लेनी है। उसके बाद आपके पास एरिथ्रोपोइटिन का मेनली यहाँ से जस्ट एक पैराग्राफ है जस्ट तकरीबन जो कि बताया गया जब हम लो ऑक्सीजन वाली इन्वायरमेंट के अंदर जाएंगे तकरीबन हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन तकरीबन मिनट्स टू आवर्स में बनना स्टार्ट हो जाएगा, तकरीबन 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी एरिथ्रोपोइटिन की, तो तकरीबन आपने ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद न्यू आरबीसी तकरीबन 5 दिन के बाद ही हमारे पास प्रेजेंट होंगे सर्कुलेशन के बाद, जब हमारे पास हाइपोक्सिया वगैरह हो रहा होगा, तो आपने ये चीज़ याद रख लेनी है। उसके बाद ना देखें अब हमारे पास जो विटामिन B12 होता है और विटामिन B9 या फोलिक एसिड जो होता है ना, इसका मेन रोल होता है हमारे पास किसके अंदर, आरबीसीज की मैच्योरेशन के अंदर। ठीक है, अब बताएंगे जो अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी ना मैच्योरेशन बहुत हमारे पास इफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, मेनली ये 2 विटामिन होते हैं, विटामिन B12 और फोलिक एसिड या विटामिन B9 जो हमारे पास इसेंशियल होते हैं डीएनए की सेंसिस के लिए। ठीक है, अब ये जब हमारे पास मेनली डीएनए के अंदर होता है थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, उसकी हमारे पास ये बिल्डिंग उसके अंदर सेंसिस के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक हैं डीएनए के ये 2 विटामिन ना थाइमिडीन जो भी ट्राइफॉस्फेट बना रहे होते हैं। हम बताएंगे जब हमारे पास ये जब विटामिन नहीं होंगे ना तो हमारे पास डीएनए सेंसिस कम होगी, जब डीएनए सेंसिस कम होगी तो न्यूक्लियस मिच्योर नहीं हो पाएगा, जो आरबीसीज को मिच्योर नहीं हो पाएगा, तो आरबीसीज फिर लार्जर होंगे आम साइज से ना, देखिए हम कहेंगे ये मैक्रोसाइट बन गए। ठीक है, और ये इनकी शॉर्ट लाइफ होती है और तकरीबन ये ईजिली ख़त्म हो जाते हैं। अब हमारे पास मिच्योरेशन ऑफ फेलियर जब हो जाएगा ना, मेनली जब GIT से परनीशियस एनीमिया, अब ये थोड़ा अनीमिया को डिस्कस करने लगे, मैं आपको अनीमिया पूरा प्रॉपर समझाऊंगा। देखिए परनीशियस एनीमिया के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जब हमारे पास गैस्ट्रिक मिकोजा ख़राब हो जाता है ना, या हमारे पास किसी वजह से हम ना स्टमक को रिमूव भी करवा देते हैं, गैस्ट्रेक्टमी करवा देते हैं, तो देखिए आमतौर पे जब हम डाइट में लेते हैं ना विटामिन B12 वो अब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जब हमारे पास GIT का कोई मसला है ना या परनीशियस एनीमिया जिसके अंदर हमने स्टमक को ही रिमूव करवा दिया है, तो हमारे पास विटामिन B12 असल में क्या होता है, जो स्टमक होता है ना वहाँ से हमारे पास उसके पाइटल सेल से आ रहा था इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड करता है विटामिन B12 के साथ, जो कि आगे फिर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन कराता है। अब अगर स्टमक की मिकोजा ख़राब है या हमारे पास स्टमक ही नहीं है तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हमें अनीमिया कौन सा होगा, परनीशियस एनीमिया। ठीक है, ये प्रोसेस लिखा हुआ है बाइंडिंग का। उसका मैच्योरेशन फेलियर एनीमिया कैसे होता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से, जो ग्रीन वेजिटेबल्स एटसेट्रा मैंने आपको बता दिया है। तो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन आपने बायोकेम का टॉपिक है चैप्टर नंबर 21, आपने वहाँ से करना। आयरन मेटाबॉलिज्म भी मैंने शेयर कर दिया अपनी प्लेलिस्ट में, तो आप बायोकेम की प्लेलिस्ट देखें, आपको इंशाल्लाह इस सब की समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे अनीमियाज़ और पॉलीसाइथीमियाज़ पहले आते हैं। अगर हम अनीमिया को डिस्कस करेंगे तो बुक के अंदर बहुत कम लिखा गया है अनीमियाज़ को। अनीमिया को डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपको ना चंद चीज़ें बता दूं जो आप